कमरा नंबर 307 में अब तक आपने देखा, उस रात में अपनी पत्नी सविता के साथ वादियों में अपने रोमांटिक ट्रिप से वापस आ रहा था, जहां ढाबे वाले के मना करने के बावजूद मैंने वही शॉर्टकट लिया जिस पर न जाने कितने शादीशुदा जोड़ों की जाने गई थी। आगे जाकर यह शॉर्टकट हमारे लिए भी मुसीबत बन गया, क्योंकि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पर हम खुशकिस्मत थे जो सही सलामत जिंदा बच गए। सविता को ऐसा लग रहा था कि हमारी गाड़ी से किसी माँ बेटी की टक्कर हुई है, पर मुझे दूर दूर तक वैसा कुछ नहीं दिखा। गाड़ी खराब हो चुकी थी, इसलिए रात बिताने के लिए हम कब्रिस्तान के ठीक सामने वाले स्वर्ग होटल के कमरा नंबर 307 में ठहर गए, जहां मुझे तो नींद आ गई, पर सविता की रात बेचैनी और करवट बदलते गुजरी। उसे ऐसा लगा जैसे उस होटल में किसी भूत का साया था जो उसकी जान लेना चाहता था। सुबह हम वापस अपने घर के लिए निकल गए, पर इस होटल में हम गए तो सिर्फ 2 थे, लेकिन वापस हमारे साथ कोई और भी था, जिसकी भनक ना तो मेरी पत्नी सविता को थी और ना ही मुझे। तो वो कौन था जो हमारे साथ जा रही थी, जानेंगे अब आगे। होटल से निकलकर लगभग 5 घंटे की जर्नी के बाद हम अपने फार्म हाउस पहुंच गए, जो हमारे शहर वाले घर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आखिरी बार यहाँ अपनी शादी से 15 दिन पहले आया था, और इस बात को लगभग 4 साल गुजर गए। इस फार्म हाउस से कुछ ऐसी यादें जुड़ी हैं जिसे मैं अपनी नई जिंदगी में जगह नहीं देना चाहता। पर न जाने सविता को क्या सूझा कि वो यहाँ आने की जिद करने लगी, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। मैं भी रिमोट वर्क करता हूँ, तो रोज रोज ऑफिस जाने की झंझट नहीं होती है, इसीलिए उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। इधर फार्म हाउस पर श्याम ने हमारे रहने का पूरा इंतजाम कर रखा था। सविता भी यहाँ आकर काफी खुश थी। उसे खुश देखकर मुझे भी काफी राहत मिली कि चलो अच्छा हुआ, कल रात की बातें उसके दिमाग से तो नहीं निकली। अब दोपहर के बाद फिजाओं में शाम का रंग भी खुलने लगा था। शाम को क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के बाद हम दोनों ने डिनर किया और बेडरूम में पहुंच गए। मैं लाइट ऑफ करके बेड पर लेटने ही वाला था कि इतने में सविता ने रोमांटिक म्यूजिक प्ले कर दिया। रंगीन लाइट के स्विच को ऑन, नाइट ड्रेस में थिरकते हुए सविता मेरी तरफ बढ़ने लगी। यूं तो मैं सोने जा रहा था, पर उसके मदहोश अदाओं को देख मेरी नींद भी उड़ गई और मैं भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ को थामते हुए मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी अचानक से फ्लक्चुएट होते हुए लाइट कट गई और बाहर से टॉमी की जोर जोर से भौंकने की आवाज भी आने लगी। मैंने सविता को खुद से थोड़ा दूर किया और श्याम को आवाज लगाते हुए कहा, श्याम, ये लाइट को क्या हो गया? पावर कट हो गया है साहब, और हमारे पास बैकअप भी नहीं है, खराब हो गया है। आप कहें तो जनरेटर ऑन कर लूं? उसकी बात सुन मैंने कहा, ओह, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ऑन करो। और सर आपने टॉमी को भी देखो, वो इतना भौंक क्यों रहा है? इतना कहते ही मैंने बेड पर हाथ टटोलते हुए अपना मोबाइल उठाया और फ्लैश लाइट ऑन की, पर सविता मुझे रूम में कहीं नहीं दिख रही थी। इतने में टॉमी के भौंकने की आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगी, और इसी के साथ मेरी बेचैनी भी बढ़ने लगी, क्योंकि सविता मुझे कहीं दिख नहीं रही थी। मैं रूम से निकल हॉल में उसे ढूंढ ही रहा था कि इतने में टॉमी के भौंकने की आवाज सिसकियों में बदल गई, जिसे मैं गौर से सुन रहा था। तभी मुझे सविता के चीखने की आवाज आई। मैंने उसी वक्त आवाज का पीछा किया और दौड़ पड़ा, जहां पहुंच के मैंने पाया कि खून से सना टॉमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सीना खोलकर उसका यह हाल किया है। मैं ये सब सोच ही रहा था, इतने में मेरी नजर सविता पर गई, जो टॉमी का यह हाल देख सहम गई थी। मैंने उसे संभाला और अंदर ले जाने लगा। तभी गुल हुई बिजली फिर से वापस आ गई। अंदर जाते जाते मेरी नजर श्याम पर गई, जो डर के मारे कांप रहा था।
पर पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे आवाज भी लगाई, पर मानो जैसे वो कोई इस वक्त पत्थर की मूर्ति बन गया हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डर भरा था। इसीलिए मैंने उसे चीखते हुए पुकारा, श्याम। इस बार उसकी नजर मुझसे मिली। जी साहब। क्या हुआ तुम्हें, और ये सब क्या हो रहा है? वो एकटक सविता को देखे जा रहा था, जैसे कि सविता ने ही उसके टॉमी को मारा हो। श्याम, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं साहब, लगता है जंगल से जानवर निकल आया है। आप लोग अंदर ही चले जाइए, बाहर रहना ठीक नहीं है। मैं सविता को लेकर अंदर कमरे में चला गया। जाते ही वो बेड पे ऐसी सो गई जैसे वो बहुत थक गई हो। मैं भी मन मार कर उसके बगल में लेट गया, पर मेरी आंखों में जरा भी नींद नहीं थी, क्योंकि जब से हम उस शॉर्टकट से निकले सब बुराई हो रहा है। पहले एक्सीडेंट, फिर कमरा 307 में सविता को आने वाला वो खौफनाक सपना, और अब टॉमी। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं सब सोच ही रहा था कि इतने में मुझे महसूस हुआ कि जैसे कि सविता ये देख रही है कि मैं सोया हूं या नहीं। इसलिए मैंने जानबूझकर सोने का नाटक किया ताकि मुझे सोता देख वो भी सो जाए। पर हुआ इसके ठीक उल्टा। जैसे ही उसे लगा कि मैं सो रहा हूं, तभी वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर जाने लगी। उसके चलने का अंदाज बिल्कुल अलग था, जिस वजह से मैंने उसे रोका नहीं, बस उसके पीछे चलता रहा। मैंने पाया कि वो बगल वाले कमरे में चली गई। मैं छिपकर उसे बाहर देखने लगा। वो ना जाने क्यों अलमीरा से उन कपड़ों को निकालने लगी जो उसके थे भी नहीं। ना ही सविता को ऐसे कपड़े पहनने का शौक था। वो कपड़े उस अलमारी में 4 साल से बंद थे, और सविता ने अलमारी में से एक वाइट कलर का गाउन निकाल कर पहन लिया। मैं ये सब देखकर अभी हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सविता इतना पुराना गाउन क्यों पहन रही है। जैसे ही वो बाहर आने लगी, मैं वहीं हॉल के कोने में छिप गया और सविता को बाहर जाते हुए देखने लगा। वो फार्म हाउस के पीछे जंगल में जा रही थी, जहां श्याम टॉमी को दफनाकर उस पर मिट्टी डाल रहा था। पर जैसे ही श्याम की नजर सविता पर गई, वो डर के मारे कांपने लगा, और न जाने सविता के बाजुओं में इतना दम कहां से आ गया था, जो उसने हट्टे खट्टे श्याम को गले से पकड़कर हवा में उठा दिया और उससे कहने लगी, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? अरे तुझे तो मैं उस कुत्ते से भी दर्दनाक मौत दूंगी। सविता के मुंह से ये मरने मारने की बात सुन मेरा तो रोम रोम कांप उठा। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे चिल्लाते हुए टोक दिया, सविता, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे इतने कहते ही उसने श्याम को झटके में छोड़ दिया और खुद बदहवास हो जमीन पर गिर पड़ी। मैंने बिना देरी किए उसे वहां कमरे में ले आया। बेड पर सुलाकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा, पर उसे होश नहीं आ रहा था। मैंने श्याम से कहा डॉक्टर को बुला लें, पर उसने कहा डॉक्टर से कुछ नहीं होगा साहब, क्योंकि सविता बीमार नहीं, पोजेस्ड है। एक पल को तो मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, पर जो सब कुछ सामने हो रहा था उसे देखते हुए मैंने श्याम से ही कुछ उपाय निकालने के लिए कहा। तो उसने एक तांत्रिक के बारे में बताया जो हमेशा हमेशा के लिए रूह से सविता को दूर कर सकता है। पर वो यहाँ नहीं आ सकते, हमें उनके पास जाना होगा। पर फिलहाल के लिए हम पास के चर्च से पादरी को बुला सकते हैं। उस वक्त मेरे दिमाग में बस इतना चल रहा था कि सविता किसी भी तरह आंखें खोले, इसीलिए मैंने श्याम को पादरी को लाने के लिए भेज दिया। पादरी के आने तक मैंने सविता को होश में लाने के लिए बहुत कोशिश की, पर कुछ भी काम नहीं आया। पादरी ने कमरे में घुसते ही कहा, ये कमरा बुरी शक्तियों के प्रभाव में है। इससे पहले कि इस लड़की को होश आए, बांध दो इसे। मैंने पादरी की इस बात का विरोध करते हुए कहा, फादर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बीवी है ये मेरी,
इसे कैसे बांध सकता हूं मैं? मेरी इस बात पर पादरी ने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, इसके लिए जान भी दे दोगे, पर अगर तुम इसकी जान की सलामती चाहते हो तो जल्दी से इसे बांध दो। इससे पहले मैं खुद ये सारी बातें समझ पाता, सविता को होश आने लगा। पर कुछ भी पहले की तरह नॉर्मल नहीं था। सविता की आंखें अभी खुली भी नहीं थी, पर वो अपने शरीर को ऐसे मरोड़ रही थी जैसे कि कोई रबर हो, और बिना ये सोचे समझे कि उसकी कोख में हमारा बच्चा पल रहा है। उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी और पूरे शरीर पर ऐसे दरार आने लगी जैसे कि वो दीवार हो। वो फुसफुसाते हुए दर्द में कुछ बोल रही थी, जैसे कोई किसी के मातम पर रोना चाह रहा हो, पर गले से आवाज नहीं निकल रही हो। ये सब देख मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी पादरी ने श्याम से कहा, बांध दो इसके हाथ पांव अभी के अभी। श्याम डरते हुए सविता के पास पहुंचता है और उसके हाथ बांधने के लिए जैसे ही उठाता है तो वही हाथ उसके गले को चकड़ दूसरी तरफ दीवार पर दे मारती है। श्याम दर्द से कराता हुआ वहीं गिर पड़ता है और सविता बेड पर पड़ी पड़ी अपने शरीर को और तेजी से मरोड़ने लगी। मैंने पादरी की तरफ देखते हुए कहा, फादर, क्या हुआ मेरी सविता को? आप कुछ करते क्यों नहीं? ऐसे तो ना सविता बचेगी और ना ही मेरा अजन्मा बच्चा। मेरी बात सुनते ही पादरी ने कहा, किसी ताकतवर रूह की कैद में है तुम्हारी बीबी, जो शरीर में रहे उसी को नुकसान पहुंचाती है। पादरी की तरह कहते ही सविता ने चीखते हुए खुद का ही गला पकड़ लिया और उसे जोर जोर से दबाने लगी। मैं अपने हाथ जोड़ पादरी के आगे गिड़गिड़ाने लगा, कुछ कीजिए और बचा लीजिए मेरी सविता और मेरे बच्चे को, प्लीज। पादरी आगे बढ़ा और अपने हाथ में रखे क्रॉस को सविता के सिर पर लगाते हुए गॉड से प्रे करने लगा। सविता का पूरा बदन उस बुरी आत्मा के प्रभाव से अकड़ने लगा और वो दर्द से छटपटाने लगी। फिर अचानक उसने पादरी की तरफ ऐसे नजर फेरी कि वो किसी शक्ति के प्रभाव से लड़खड़ाते हुए पीछे चला गया। कमरे में एक तेज रोशनी फैली और एक रहस्यमयी दीवार बन गई, जिसके उस तरफ वही कमरा था जहां उस रात हम रुके थे, होटल स्वर्ग का कमरा नंबर 307। सविता बेड से उठ के उस पार चली गई और बोली, Did you miss me, Vinu? इतना कहते ही वो रहस्यमयी दीवार गायब हो गई और उस दीवार के साथ मेरी पत्नी सविता भी। पर चाहते चाहते मुझे मालूम चल चुका था कि मेरी पत्नी सविता के शरीर पर किसकी रूह ने कब्जा किया हुआ है, जिसे याद कर मैंने चीखते हुए बस इतना कहा, नहीं कनिका, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरे मुंह से कनिका सुन श्याम की भी रूह कांप गई। तभी पादरी ने मुझसे पूछा, ये कनिका कौन है? क्या किया था तुमने उसके साथ जो उसने सविता का ये हाल कर दिया? मुझे अब सब कुछ समझ आने लगा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने पादरी से नजरें मिलाए बिना कहा, फादर, कनिका मेरी जिंदगी का वो पन्ना है जिसे मैं दोबारा कभी पलटना नहीं चाहता था, पर वो वापस आ गई। कौन है कनिका जो मेरे और मेरी बीवी सविता के बीच काल बनकर आ गई? क्यों वो सविता और उसके कोख में पल रहे बच्चे की जान की दुश्मन बन गई? क्या ये मेरे पापों का किया धरा है या कुछ और? जानेंगे कमरा नंबर 307 के फाइनल एपिसोड में। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए